तीसरा काम जो अकबर का रहा, तीसरी पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी के बाद, बहुत बढ़िया पॉलिसी रही रिलीजियस पॉलिसी, लाजवाब। सच में इंडिया को ज़रूरत है इस तरीके की रिलीजियस पॉलिसी की। अकबर की थर्ड पॉलिसी है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बहुत शानदार पॉलिसी है। इसमें आईने दहसाला पढ़ोगे आप, मेजरमेंट होता है आईने दहसाला। टोडरमल भारत के पहले इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। शेरशाह सूरी के टाइम से ही टोडरमल थे, और शेरशाह की जो फाउंडेशन थी उसी को अच्छी तरीके से रिफॉर्म करके आईने दहसाला के रूप में जो है उसका नाम दिया जाता है। टोडरमल ने आईने दहसाला पद्धति की जो है खोज की थी, बनाई थी, राजा टोडरमल, और भारत के पहले इकोनॉमिस्ट के रूप में जो है राजा टोडरमल को माना जाता है सही तरीके से। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में इन्होंने क्या काम किया, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं। अकबर ने मेजर कर दिया सारी ज़मीन को, पहला मेजरमेंट। दूसरा है, लिखते रहे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ज़मीन को बांट दिया उसने। 3 तरीके की ज़मीनें बांटी थी, आपको पता होगा। कौन बच्चा बताएगा? एनसीईआरटी में 3 लफ्ज यूज किए गए हैं ज़मीन के। ये बात गलत है, देखो एक ही बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, जब्ती, बहुत शांति, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे पढ़नी है एनसीईआरटी बस। कुन-कुन, बीघा और जब्ती, ये 3 तरीके की। बीघा मतलब इसमें बटाई है, ठीक है। बीघा को स्लैश करके बटाई करना, आप बटाई। 3 क्लासिफिकेशन डाल दिए इसने आईने अकबरी में, और आईने अकबरी में आईने दहसाला पद्धति दे रखी है। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल, शेख मिर्जा का लड़का, शेख मुबारक का। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी, और आईने अकबरी में आईने दहसाला पद्धति को डिफाइन किया बहुत अच्छी तरीके से। इतिहास प्रॉपर मिलता है मुगलों का बड़ा शानदार तरीके से। तुजुक जहांगीरी एक किताब थी, तुजुक जहांगीरी। बाबर के बाद पूरे मुगल में दूसरे सम्राट हुए जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, इस वजह से बता रहा हूँ मैं, कल डिफाइन नहीं कर पाया था। तुजुक जहांगीरी जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है जो मैं, अच्छा जहांगीर तो अभी आएगा, डोंट वरी। तुजुक जहांगीर। तो आईने दहसाला पद्धति आती है, राजा टोडरमल के बारे में आपको पता चला, और इसने 12 सूबों में बांट दिया था। ये चलो प्रशासनिक में बताऊंगा, अभी पहले ये समझ लो। अब क्या हुआ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या थी मिडिवल हिस्ट्री की, कौन सी? फ्यूडलिज्म। सामंतवाद बहुत बड़ा शैतान है मध्यकाल का, बार बार आ रहा है। हाँ जी सर, आप बताइए रचित। फ्यूडलिज्म को दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार किस राजा ने हैंडल किया? बहुत टाइम लेते हो तुम, आप बताओ। इल्तुतमिश। बस बता दो कैसे। क्या? ध्यान करो, ध्यान। अरे बताओ, अब बताओ। अरे यार इतना बता दिया इन्होंने। इल्तुतमिश ने नया वो फ्यूडल्स की जगह पर क्या ला दिए थे? लो, पढ़ो मत, ध्यान करो, ध्यान।
इक्तादारी सिस्टम, भूल गए। फ्यूडल्स को ख़त्म किया इक्ताज के माध्यम से इल्तुतमिश ने। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहाँ कौन से डिप्रेशन में रहते हो तुम लोग, ऐसे बनोगे राजा? अबे फेंक दो इन्हें कॉपी किताबों को और शांति से शहंशाह की तरह बैठो, ठीक है? और फिर जो मैं स्टोरीज तुम्हें सुना रहा हूँ वो इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको दादी अम्मा की पूरी कहानी याद रह जाए हिंदुस्तान की। जितना मैं लिखवा रहा हूँ इससे बेहतरीन फैक्ट तुम्हारे घर पे अवेलेबल है। एनसीईआरटी और गूगल खोज कर दी है बेस्ट वर्ल्ड ने। फैक्टों में मत जाइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को कंट्रोल कीजिए। गलत बात है, मैंने आपको इतना एम्फेसाइज करके पढ़ाया, जान फूंक फूंक के लगा रहा हूँ। इक्तादारी इक्तादारी, इक्ताज इक्ताज इक्ताज। फ्यूडल सिस्टम को पहली बार इल्तुतमिश ने हैंडल किया थ्रू द इक्तादारी सिस्टम। जब तक आप अपने माइंड को खाली करके बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ोगे, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, चेहरे पे स्माइल नहीं रहेगी, तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर डिप्रेस बन के बैठोगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डिप्रेस लोगों के लिए एक बात कही थी, दलित इसलिए हैं दलित क्योंकि वो क्या है, दलित है। तो कुछ भी नहीं तो कम से कम अपना डिप्रेशन तो खत्म कर लो, ना आ रही समझ मत आने दो। लेकिन 4 घंटे की खुशी जो मैं छीन रहा हूं तुमसे, ये मत छीनने दो। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है अकबर की, जिसमें उसमें मेजरमेंट है और मेजरमेंट के अलावा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है, स्पेसिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू है। तीन चीज़ें इसमें डाली गई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जब लेकर आएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, स्पेसिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू और MSP का कॉन्सेप्ट। याद रहे MSP का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में आया कौन लेकर, शेरशाह सूरी। उस MSP कॉन्सेप्ट का नाम बताएगा कोई बच्चा? रे सिस्टम। रे, शेरशाह सूरी जो रे सिस्टम लाता है वही MSP का कॉन्सेप्ट होता है। MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर एक कृषि का जो भी क्रॉप हम लगाते हैं किसान लोग, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जिसका न्यूनतम मूल्य होगा वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, स्टेट। ये जो फिनोमिना है ये शेरशाह सूरी ने दिया था, इसको रे सिस्टम बोला गया था और अकबर ने इसे MSP का कॉन्सेप्ट बना दिया। किसका? NCERT में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से समझाई है अकबर की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आईने दहसाला भी उसमें आया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो फ्यूडलिज्म था वो मिडिवल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एक शैतान की तरह वर्क करने वाला है। उसने हिंदुस्तान के सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड, ये सारी की सारी कहानियों को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्यूडलिज्म को किस तरह हैंडल किया या दिल्ली सल्तनत ने किस तरह से हैंडल किया, ये आपको पता है। उन्होंने बताया कि इक्तादारी सिस्टम के माध्यम से इल्तुतमिश ने ये चालू किया। उसके बाद में ये शांत हो गया और फिर वो राजा कौन सा था जिसने फ्यूडलिज्म को जिंदा कर दिया? फिरोज तुगलक। ठीक है, आपको पता है उसने उसको हेरेडिटरी राइट दे दिए, सामंतवार फिर से जिंदा हो गया।
अब FST से लेकर अकबर तक का जो काल है ये सामंतवादी काल है बहुत। अब अकबर इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चा बताएगा कि अकबर की पॉलिसी फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने की क्या थी? देखिए, अकबर ने मनसबदारी के अलावा एक और चीज़ चलाई थी, जागीरदारी। तो अकबर ने लैंड रेवेन्यू को मनसब और जागीर के माध्यम से ख़त्म ही कर दिया, दबा ही दिया एकदम। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अकबर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब फ्यूडलिज्म हमेशा के लिए खत्म होगा थ्रू द जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी टू हैंडल द फ्यूडलिज्म। जागीरदारी किस लिए आया? और मनसबदारी टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जागीरें बंटने लगी, जागीरें इतनी जागीर ये, और तब से डायलॉग बाजी भी चलने लगी हिंदुस्तान में। ठीक है, 2 ही रुपए तो हैं, कहीं की जागीर है क्या तेरे पास? मनसबदारी टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन, जागीरदारी टू हैंडल द फ्यूडलिज्म। आईने दसाला क्या है? इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड। लिख लीजिएगा ये लाइन, इंडिया इज एग्रीकल्चरल लैंड। Peasants will be prosperous, then state will be prosperous. अकबर की संगत, अकबर एक रिफॉर्मिस्ट है। क्या बना है? रिफॉर्मिस्ट। उसे बड़ी खोजी टाइप के लोग होते हैं ना, खोजी। जब आप ध्यान करेंगे तो अपने आप खोजी बन जाएंगे। अकबर रिफॉर्मिस्ट बन जाएगा। उसे जितनी भी समस्याएं हैं इस देश में, वो सारी समस्याएं खत्म करनी है। उसे क्या बनना है? रिफॉर्मिस्ट। अकबर के एक गुरु बने सलीम चिश्ती। कहते हैं अकबर का जो है लड़का नहीं हो रहा था, तो सलीम जो चिश्ती हैं उनकी दरगाह पे वो पहुंचता है, वहाँ जाता है अजमेर में, और उसके बाद में मन्नतों के माध्यम से बहुत कंसल्ट करता था वो सूफी संत से। फिर जो है उसके बच्चा होता है, लड़का होता है, और उसका नाम भी वो सलीम ही रखता है। तो बहुत अच्छे गुरु रहे, सूफी संत रहे महान। सलीम चिश्ती की दरगाह आपको पता है, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। उसके दरबारी थे विजय सूर्य, आपको बताया, जैन। उनसे जो है बहुत कुछ सीखा उसने। ध्यान करता था अकबर, पहले बताऊं मैं आपसे। अकबर मेडिटेशन करता था, मौलानाओं को बुरा लगता था।
जैसे निजामुद्दीन औलिया करते थे तो उन्हें बुरा लगता था, लेकिन हरविजय सिंह ने सिखाया था उन्हें ध्यान करना महावीर के जैसा। एक औरंगजेब के टाइम पर सूफी संत आएंगे, उनका नाम है सूफी सरमण। सूफी सरमण ये जो सूफी सरमण है, इनकी गर्दन कलम करने का हुक्म देता है औरंगजेब। और वो बड़ी तेज हंसते हैं, बहुत तेज, पब्लिकली एजुकेशन चल रहा है। वो कहते हैं तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं ही काट देता हूँ अपनी गर्दन। और अपने हाथ से अपनी गर्दन काटने का तमाशा तनिया देखती है। सूफी सरमण बड़े इंपॉर्टेंट सरमण है सूफी। ये जो लोग हैं ना, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। सूफी सरमण, निजामुद्दीन औलिया, सदगुरु, ओशो, जो कैटेगरी है ना, जो प्रीस्ट नहीं है, कौन है? संत है। इन्हें नहीं हरा सकता कोई। सुकरात एक जगह नाम होगा, सोक्रेट्स, ग्रीस, यूनान। तो जैसे तुम बैठे हो ऐसे पढ़ाता था वो बच्चों को, लेकिन वो बहुत क्रांतिकारी चीज़ें पढ़ाता था। मैं तो बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, और पॉप और धर्म की ऐसी धज्जियाँ उड़ाता था वो। मैं तो कुछ भी नहीं उड़ाता। उसके जो डिसिपल्स थे ना, वो डिसिपल्स ब्रोधी हो गए, ब्रोधी, और बड़े रैशनल। पोप और क्रिश्चियनिटी को चैलेंज करने लगे। सॉरी, क्रिश्चियनिटी, पुरोहित वर्ग को, प्रीस्ट को। क्रिश्चियनिटी नहीं थी उस टाइम। अब सोक्रेट के सामने वो डिसिपल आते हैं। उसे बंदी बनाकर सोक्रेट को सबके सामने रखा जाता है। वो उससे एक ही बात कहते हैं, ग्रीस के जो सैनिक होते हैं, बोले कि आप बस इतनी बात कह दो, लिख दो, इस पर सिग्नेचर कर दो कि आपने इन्हें जो पढ़ाया वो गलत था। अब सोक्रेट जो है मुस्कुराने लगे, जैसे एक सरमण मुस्कुराने लगे, और रख दिया जहर का एक प्याला। बोले अभी बच जाओगे, बस इतना कह देना है कि आपने इन्हें जो बताया है वो क्या था, गलत था, बस इतनी बात कहनी है, ना तो तुम जहर का प्याला पियो। और फिर बाद में एजुकेशन चल रहा है उनका, तो सारे के सारे स्टूडेंट उनके आ गए, डिसिपल्स उनके पास में। तो वो बोलने लग गए, सर कर दो, कह दो कि गलत पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सोक्रेट मुस्कुरा रहे। तो फिर वो जो है अपने बच्चों से कहता है कि आज मैं तुम्हें लास्ट क्लास देता हूँ, दिस इज द लास्ट क्लास। और ये जो लास्ट क्लास है, ये है मौत की क्लास। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत आती कैसे है, लाइव। तुम तैयार रहना, बताऊंगा मैं। और ये एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और ये सबक बहुत अच्छे से सीखना तुम। और सोक्रेट ने क्या लिखा है वो, मतलब उसके बारे में जो लिखा गया, बड़ी मार्मिक घटना है ये। वर्ल्ड हिस्ट्री, इतिहास में जानी जाती है सोक्रेट की मौत। वो जहर का प्याला उठाता और पी जाता है, और फिर बाद में जहर का प्याला पीने के बाद वो डिस्क्राइब करता अपनी बॉडी को, कहाँ, और बड़ी बिल्कुल तमीज़ से, सलीके से डिसिपल्स के सामने कि देखो बच्चे, ये मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है ना, ये काम करना बंद कर रहा है। अब मैं, ऐसा लग रहा है कि मूर्छित अवस्था में पहुंच रहा हूँ। और दुनिया के अंदर पहला इंसान बना सोक्रेट, जिसने मौत के बारे में बताया कि मौत आती कैसे है। विरोध तो होता है, इन लोगों का होगा ही। सेंट का तो हमेशा विरोध होता है, ऑलवेज, हमेशा। संत वो होता है जो कभी भागता नहीं।
कौन होता है? जो कभी नहीं भागता। भारत में एक कैंडिडेट आए जाकिर नायक, हिंदुस्तान में इस्लामिक प्रीस्ट बने वो, हिंदुस्तान के ही इस्लामिक प्रीस्ट, और इस्लाम को बड़ी बुरी तरीके से तरोड़ा मरोड़ा उन्होंने, वहाबी इस्लामिस्ट। धीरे धीरे वायरल होने लगे, प्रीच करने लगे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग उन्हें सुनने जाने लगे। अच्छे स्पीकर हैं। अंतर सिर्फ एक ही है मौलाना में और संत में, चाहे वो किसी भी मजहब का। आंखों देखी बात है, डायरेक्टली बोलने ही नहीं चाहता मैं, कोई टारगेट कर नहीं रहा हूँ। भारत में वैसे भी बैन है, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक बात कही, मैं पहले बैन नहीं थे, तो लोग बाग बड़े, मेरे जो दोस्त रहे उनके बड़े समर्थक भी हैं कुछ लोग जाकिर नाइक के। जाकिर नाइक को सुना मैंने, और जाकिर नाइक ने एक बात कही। एक बच्चे ने सऊदी अरब में जब वो प्रीच कर रहे थे, तो एक गैर इस्लामिस्ट इंसान ने उनसे पूछा कि इस्लाम का ही रास्ता ठीक है और सऊदी अरब में मंदिर क्यों नहीं है, क्या कारण है? जो जाकिर नाइक है ना, उन्होंने एक बात कही, मुझे अभी तक याद है, वीडियो भी पड़ी होगी यूट्यूब पर, कि भाई 2+2 4 होता है। बड़ी वायरल हुई, 2+2 = 4, और कुछ रिलीजन में 2+2 = 5, और कुछ रिलीजन में 2+2 = 6। कुछ लोग जो है, मतलब इस तरीके से बताया कि कुछ लोग इसे ये समझते हैं, ये बताते हैं। और इस्लाम जो है वो 2+2 = 4 है। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिख लिया, दिस कैंडिडेट डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट रिलीजन। और उसके बाद में जाकिर नाइक का वो लास्ट सेक्शन था मेरी लाइफ का, जिसमें मैं समझ गया ये बहुत ही बेकार आदमी है। और फिर उसके बाद में उसकी करतूतें सामने आने लगी, और हिंदुस्तान में एक आइडियल टेररिस्ट या आइडियल टेररिज्म को फैलाने का एक क्रेडिट जो है जाकिर नाइक को दिया जाता है। और जब हिंदुस्तान में बैन किया गया, उस पर केस लगे, तो जाकिर नाइक हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। और हिंदुस्तान तो बहुत गजब कंट्री है। हिंदुस्तान से अगर कोई भाग जाए ना भगोड़ा, तो हिंदुस्तान वापस आने नहीं देता उसे। जाकिर नाइक कभी दोबारा नहीं आ सकते। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तुम सही होते हो ना, तो आप श्रमण होते हो, सोक्रेट होते हो, और आपको दुनिया की कोई चीज नहीं हरा सकती। और जब आप भागते हो ना, तो आप गलत होते हो। और हिंदुस्तान की ब्यूटी रही है, भगोड़े को कभी भी फिर जो है एंट्री नहीं मिलती। हिंदुस्तान में या तो मार दिया जाता उसे पहले ही, तो एंट्री नहीं मिलती। और फिर जाकिर नाइक एक सेंसिटिव इशू है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक प्रेजेंट के अंदर। भारत में बैन है। क्यों बैन है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन्होंने अकबर को नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने सूफी संत को नहीं पढ़ा। लिखिए, अब मैं आपको कहानी बताता हूं बीरबल की, थोड़ी सी। तो बीरबल महेश दास एक मामूली इंसान, मामूली लोगों के लिए
एरिस्टोक्रेसी थी उसके अंदर, ब्यूरोक्रेसी थी दिमाग के अंदर। तो महेशदास आते हैं, जब उन्हें पता होता है कि भाई मेरा दिमाग और दिल अच्छा है और ये राजा भी बहुत अच्छा है, बहुत सेकुलर है, ये मुझे डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा, विश्वास था। हिंदू थे, दरबार में चले गए। और वहां पर मौलाना बैठे हुए हैं। लाइन तोड़कर आगे बढ़ गए। जब एंट्री हुई तो एंट्री करने के लिए जो अपनी जो बातें होती हैं उनको पहुंचाने के लिए जो एंट्री होती है किले के अंदर, तो वो एंट्री कराने वाला जो कैंडिडेट था वो पैसे ले रहा था एक्स्ट्रा टिकट के, 2-3 तो वो उससे बोला कि जा तो रहा है, भेज भी रहा हूँ तुझे, लेकिन तुझे जो भी मिलेगा ना, जो भी तुझे देंगे ये शहंशाह हमारे, वो तुझे आधा मुझे देना पड़ेगा। बोलेगा ठीक, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे जो भी शहंशाह देंगे मैं तुझे आधा दे दूंगा। वो जाते हैं और पहुंचने के बाद में लाइन काट के आ जाते हैं आगे। और अकबर के सामने खड़े हो जाते हैं। अकबर बोलता है कि इस गुस्ताख इंसान को अभी 10 करोड़ की सजा दी जाए। महेशदास कहते हैं हुजूर जहां बना 1 मिनट रुक जाइए बस, क्या आप अपने दरबारी को बुला लीजिए। बोले क्यों? बोले कि हुजूर उसने जो है गुजारिश की थी कि मुझे जो भी कुछ मिलेगा आधा जो है उसको दिया जाएगा। मतलब तो पीछे से आवाज आती है, मतलब कि रिश्वत। बोले हाँ। बोले हमारे दरबार में रिश्वत? दरबारी को बुलाया जाता है। अकबर कहता है कि महेशदास को दिए जाने वाला उपहार पूरा का पूरा दरबारी को दे दिया जाए। इस तरह से पहली मुलाकात होती है अकबर की महेशदास से। जो लीजेंड होते हैं ना, उनकी मुलाकातें भी बड़ी स्पेशल होती हैं। अब जब ये घटना घट जाती है तो अकबर बोलता है, यार आदमी बड़े दिलचस्प निकले तुम, कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना इंट्रोडक्शन देता है। बोले हजूर अगर नौकरी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। बोले बड़ी शानदार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम आपसे जो है खुश हो गए। बोले ठीक है। तो बीरबल की अपॉइंटमेंट होती है। अब याद रखना ये यूपीएससी का सिलेक्शन है, मैंने जिक्र किया है क्लास में इसका पहले भी, अब मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, ये यूपीएससी का सिलेक्शन है। अब बीरबल को एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर पूरा मौलाना वर्ग बैठा हुआ है दरबार में। वो महेशदास का नाम सुनकर काबिर, और इधर मुल्ला दो प्याजा उसके नवरत्न जो बैठे हुए हैं। वो कहता है अकबर क्या गुंजाइश है, कोई पोस्टिंग वोस्टिंग निकली हो कहीं, किधर क्लर्क ब्लर्क पर रख लें कुछ कहीं। बोला नहीं, कहीं गुंजाइश नहीं है। मुल्ला तो प्याजा बड़ा इंटेलिजेंट नवरत्न है उनका, बहुत ही इंटेलिजेंट। तो बोला कोई सोल्यूशन निकालो। अकबर कहते हैं उससे, तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है मुल्ला तो प्याजा, तुम बताओ। बोले ठीक है, एक बात है, एक तरकीब है सर। बोले क्या? बोले मेरे दिल में जो चल रहा है अगर बीरबल बता दे, महेशदास बता दे, तो अभी जो है इसको जो है आईएएस में सिलेक्शन दे देंगे इसका।
अकबर बीरबल की तरह, क्यों भाई मंजूर है? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल, पूरी तरीके से मंजूर है। अब मुल्ला दो प्याजा ऐसा करके देखता है बीरबल की तरफ। बताओ क्या सोचा मैंने? अब बीरबल कहता है कि जहां बना आपने सोचा कि आपके जो सुल्तान है ना वो हमेशा खुश रहे, शोहरत उनकी सारी सल्तनत में बिखरती रहे, समृद्धि ही समृद्धि आए, और आपने सोचा आपके बादशाह की उम्र बहुत लंबी हो। अकबर मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखकर, हाँ भाई बताओ यही सोचा क्या? अब मुल्ला दो प्याजा अंदर ही अंदर खेल बैठा, बोले हाँ 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 जहाँ पर, हाँ बिल्कुल यही सोचा मैंने। और भाई साहब पूरी महफिल हंसी में जो है तब्दील, एकदम तालियां तालियां। अरे सिलेक्शन हाईएस्ट टॉपर बीरबल, और इस तरह नवरत्न बना बीरबल। द पावर ऑफ ध्यान, द पावर ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, द पावर ऑफ जज्बा, ये बीरबल का ये सिलेक्शन यूपीएससी का सिलेक्शन है, याद रखिएगा। क्या मुल्ला द प्याजा ने ऐसा सोचा था? लेकिन जीत किसकी हुई? यही है जिंदगी। इसलिए हर किताब जो तुमसे कहती है वो ये कहती है, और ऊपर वाले ने जो तुम्हें मैसेज दिया है वो सिर्फ ये दिया है कि तुम्हारे पास में जो सबसे पावरफुल चीज मैं दे रहा हूं, जिसके बाद तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं, वो तुम्हारा क्या है? माइंड है। इसकी खोज करो, इससे खेलो, इसे कंट्रोल करो, किसी चीज में टाइम वेस्ट मत करो। मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, ये तुम्हें बनाकर भेज दिया मैंने, इसके साथ पैदा किया है, और इसके साथ पैदा किया है तो इसका मतलब तुम बस अब लग जाओ अपने काम पर। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई वो इस वर्ग के बहुत करीब पहुंच गया, और अपनी जिंदगी में तो बहुत कमाया उसने। और जिसके नहीं समझ में आई वो जिंदगी भर दुखी रहा, मजदूरों की तरह। तो बीरबल का सिलेक्शन होता, और बीरबल बहुत शानदार जगह बनाते हैं अकबर की जिंदगी में। बीरबल बोझ बनो जेम्स, 9 जेम्स जो होते हैं, लेकिन बीरबल बहुत अच्छा दोस्त था अकबर, याद रखना। जगह ही इतनी बेहतरीन बना लेते हैं, मजाक करते रहते हैं हमेशा, और बहुत मजाक मस्ती चलती है उनके बीच में। बीरबल बहुत छेड़ते हैं अकबर को उनकी वाइफ के बारे में, बोले कल कहाँ थे, जो दवाई वाले में उधर वाले में। अकबर बिल्कुल कहते हैं बदतमीजी मत किया कर। ऐसे ही एक बार जा रहे थे, बड़ा मशहूर किस्सा है ये, सभी जानते हैं लगभग लोग, कि बीरबल और अकबर जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो वहां पर खेत पड़ा है, तंबाकू की खेती हो रही थी उसमें। अब तंबाकू के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पत्ते होते हैं उसके, तो गधा वहां पर घास चुग रहा था उस तंबाकू के खेत में। अकबर बोला, और बीरबल जो है तंबाकू खाता था बहुत, ठीक है। तो अकबर बोला, अकबर को पसंद नहीं थी आदत बीरबल की, तो अकबर बोलता है कि बीरबल देखो कि तंबाकू तो गधे भी नहीं खाते, वो भी घास खा रहा है। अब बीरबल बोलता है उससे, अकबर से जो रिटर्न उसका जवाब देता है, बोले हजूर आलम सिर्फ गधे ही नहीं खाते,
तंबाकू सिर्फ गधे ही नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। अकबर के लिए बदतमीज आदमी, साइंस हूं मैं। न्यूटन का लॉ नहीं पढ़ा, एक्शन रिएक्शन। जब आपने कहा तो पहले सोचना चाहिए था आप क्या कहा। उंगली कर रहे थे खामोखा हमारे कि तंबाकू नहीं खाते, तंबाकू नहीं खाते। गधे ही नहीं खाते हैं, बाकी सब खाते हैं। अभी घोड़े को बुलाओ। बीरबल से जीतना नामुमकिन था। वो पर्सनैलिटी जब तुम्हारे पास में रहे, इतनी पावरफुल, और जिंदगी भर तुमसे कहती रहे जहां पना, तो तुम शहंशाह हिंदुस्तान तो छोड़ो, शहंशाह जन्नत बन जाओ। लोग तुम्हारे इर्द गिर्द कैसे हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। लोग, औरंगजेब देखना तुम क्या करेगा। औरंगजेब अपने लास्ट टाइम में अपने बेटे को एक लेटर लिखता है, म्यूजियम में रखा हुआ, आज तक वो लेटर बड़ा विवाद रहा, आज तक रखा हुआ। कभी मेरा मौका पड़ा तो मैं उसे फेसबुक पर डालूंगा। उसमें अपने बेटे से लिख कर कहता, बेटे एक ही बात कहता है जो उस लेटर में लिखता है, वो बता, अपनी संगति गलत लोगों में मत लाना, मेरी जिंदगी खाली नहीं हो। औरंगजेब कह रहा, औरंगजेब बोले मैं, और साउथ में जाकर बहुत बुरी हालत है औरंगजेब की, मैं बताता हूँ आपको। 20 साल से ज़्यादा टाइम बिताता है वो, अपनी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं लिया उसने, बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी, साउथ से निकल ही नहीं जाता। और फिर यूपीएससी मेंस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ बिकेम अल्सर फॉर द औरंगजेब, अल्सर, और फिर उसे 200 वर्ड्स में डिफाइन करना है कैसे अल्सर था उसके लिए। और जब वो फंस जाता है तो वो फिर लेटर लिखता है अपने बेटे को, बोले जिंदगी में कभी भी गलत लोगों को अपने इर्द गिर्द मत रखना। बस एक ही बात उसे समझाता है वो, कोई भी व्यक्ति अपने सर्कमस्टांसेस का ही आउटकम होता है, ये बात समझ लीजिए आप। अगर अच्छी संगति नहीं है तो बुरी संगति छोड़ तो सकते हो, वही बात थी। तो बीरबल एक बहुत शानदार जेम्स था उसका, महेश दास। और बाद में कश्मीर में जाने के बाद जब वो एक्सपीडिशन करते हैं दोनों, उस कश्मीर में बीरबल की हत्या हो जाती है, कश्मीर एक्सपीडिशन। और अकबर को बड़ा दुख होता है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। और बाकी सारे किस्से आपको पता हैं। एक बार एक बड़ा शानदार किस्सा ही है वो, सुनाया था मैंने शायद क्लास में कभी, कि वो अकबर को बिना कपड़ों के ही ले आता है बाहर, सुना है? अच्छा, तो एक किस्सा है कि अकबर, वो बीरबल की वाइफ कहती है कि सुनो ना। बोले क्या? बोले तुम दुनिया का हर काम कर सकते? बोले हाँ। पक्का? बोले हाँ। बोले मेरे लिए एक काम करके दिखाओ। बोले बोलो। बोले कपड़े निकलवा दो उसके सारे, बिना कपड़ों के चौराहे पर ला कर दिखाओ अकबर को। चैलेंज देख रहे हो आप? बीरबल बोला क्या बाहियात चॉइस है, लेकिन आई विल डू इट। बीरबल उस दिन दरबार ही नहीं गया। काफी टाइम हो गया, 5 दिन हो गए। अकबर ने खबर भिजवाई कहाँ है बीरबल, और अपनी वाइफ से कहा कि कोई भी आए ना, सबको कह देना कि बीरबल नहीं है। यही हुआ भी। 10 दिन हो गए, और 15वें दिन बीरबल बिल्कुल एकदम बहुत शानदार लिबास पहन के, वो होती है ना दूल्हे की शेरवानी, उस टाइप का चमकीला वस्त्र, और एक ब्रीफ केस ले गए, दरबार में पेश हुआ एकदम चौड़े में। मिल गया मिल गया मिल गया। बोले अच्छा? बोले क्या मिल गया?
बोले कि ये मिल गया कि अब हम जन्नत से कनेक्शन बना सकते हैं अपना, और हमें जो है ऊपर वाले का जो ताज है वो मिल गया है, ताज जो होता क्राउन, और इसमें है बॉक्स में वस्त्र, और ये कपड़े जो देख रहे हो ना उसी के हैं। बोले अच्छा। बोले क्या कि वहाँ मैं अपने कमरे में था, कमरे में हूँ, और इन कपड़ों को पहनने के बाद में ठीक है सीधे संपर्क होता है, ऊपर कनेक्शन होता है। बोले अच्छा। और बीरबल, अकबर बीरबल की बातों को बड़ा सीरियसली लेता था। तो यार मुझे भी कनेक्शन करना है ऊपर वाले से। बोले हजूर आला आप कर नहीं पाओगे। बोले कर लेंगे, कि ये वस्त्र तुम्हें धारण करने पड़ेंगे इसके अंदर जो है। तो तिजोरी खुलवाता उसे और कहता है कि बस शर्त एक ही है, ये कपड़े सिर्फ उस व्यक्ति को दिखाई देंगे तिजोरी खोलने के बाद जिस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया होगा अपनी जिंदगी में। बोले हाँ मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं तो इंसानी कामिल हूं। ठीक है, भरी दरबार में काम चल रहा है ये सब कुछ ऐसे। तिजोरी खोली जाती है और बीरबल तिजोरी ये तो और भी शानदार है, और तिजोरी में कुछ नहीं था उसमें। अकबर भी कहता है हाँ बहुत बढ़िया, लाजवाब। बोले शहंशाह क्या जचेगा आपके ऊपर, मजा आ गया, मतलब एकदम लेवाइस का है। तो बोले हाँ। और धीरे धीरे बोले चलो पहनाते हैं। पहले क्राउन उतारता है सबके सामने, और फिर वहां से आर्टिफिशियल, अब पूरी दुनिया जिसको नहीं दिख रहा बोले उसको नहीं दिखेंगे ये कपड़े और वस्त्र जिसने क्या किया है। नहीं गलत काम नहीं बोला था कि जो अपने बाप का सगी औलाद नहीं है, जो एक बाप का नहीं है, ठीक है, उसे नहीं दिखेंगे जो एक बाप का नहीं है। और पूरा दरबार देख रहा है। बोले अरे वाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या शानदार है, मजा आ गया एकदम। अब फिर वो धीरे धीरे कपड़े उतारता है और उसके क्राउन को पहनाता है। ठीक है, क्राउन ऐसे रख दिया आर्टिफिशियली, इस तरीके से उठा गया। बोले वाह वाह वल्ला वल्ला, अरे तालियां बजाओ भाई। और अकबर भी एक्टिंग ही करने लगा, मैं भी एक बाप का ही हूं। क्राउन था नहीं। ठीक है, फिर कपड़े उतारे। बोले यार ये तो छोड़ दे। बोले नहीं कुछ नहीं, पुरानी चीज कुछ नहीं चाहिए। सारे कपड़े उतरवा दिए और फिर उसे पहनाया वैसे ही। बोले हाथ फैलाओ आप। यस यू आर लुकिंग वेरी नाइस। पूरा एकदम कपड़ों के बिना अकबर। बोले यार क्या लग रहे हो तुम, गजब, जन्नत के कपड़े तुम पर सूट कर रहे हैं। बोले इतने अच्छे लग रहे हो और तुम्हें जन्नत के कपड़े मिल ही गए हैं तो यहीं बैठे रहोगे क्या? अरे अपने किंगडम में घूमो, दिखाओ कि हमारा राजा कितना शानदार है। ठीक है, तो उसका सीधा संपर्क कहां से है? जन्नत से है, उसे जन्नत के कपड़े मिले हैं। अकबर बोला यार उसकी जरूरत नहीं जानते। बोले नहीं, ये तो मौका गंवाना नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल आवाम के लिए बहुत जरूरी है ये। बोले चलो ठीक है। वो उठाता है उसका हाथ यूं पकड़े, शहंशाह हिंदुस्तान, और पूरे शहर में अकबर घूमता है। और उसकी वाइफ देखती है वह, और देख कर बड़ा हंसते हैं और ताली बजाती है। अरे वाह, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। मान गए भाई साहब, ये था बीरबल।
कुछ कहानी, कुछ लतीफ़े, कुछ बातें हैं इस तरीके की, लेकिन जो भी है बीरबल का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत लाजवाब है। समझ गए? तो बीरबल की कहानी है। और मनसबदारी सिस्टम के बारे में बता देता हूं। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी चीज है मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया। क्वेश्चन ये है, देखिए, अब तक जितनी बार भी एक्सपीडिशन ये करते हैं किसी भी जगह पर आक्रमण करते हैं, उसके बाद में जो है उसे अपने अंडर में कर लेते हैं, और जैसे ही थोड़ी कमजोरी होती है, थोड़ी देरी हो जाती है, वैसे ही फ्यूडलिज्म वो पर्टिकुलर किंगडम अपने आप को क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट कर देता, आज़ाद कर देता। बंगाल हो, गुजरात हो, मैं कल बोल भी रहा था कि ये बार बार अपने आप को हर एक ही राजा रणथंभौर जीतता है, हर एक राजा गुजरात का वो अभियान करता। ऐसा हो क्यों रहा था? वो रुक क्यों नहीं रहे थे, टिक क्यों नहीं रहे थे? और अकबर के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भारत के अंदर। उसके पीछे क्या था? क्या था उसके पीछे? मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम बेसिकली है क्या? थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, मगर सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। और आ गया समझ में तो आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो पहला कंट्रीब्यूशन जो आपको समझना है कि मनसबदारी सिस्टम ने इंडिया को सही तरह से कंसोलिडेट किया, अखंड बनाया उसको। और फिर उसके बाद में कभी बंगाल अलग नहीं हो पाया, गुजरात अलग नहीं हो पाया। ये जो फ्यूडल और इंडिपेंडेंट किंग थे वो अपने आप को कभी इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए अकबर के मनसबदारी सिस्टम के बाद। ये उसका कंट्रीब्यूशन रहा बहुत बड़ा। इसमें सबसे बड़ी पॉलिसी मानी जाती है मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, आपको पता होगा कि इल्तुतमिश के समय बंगाल में रिवोल्ट किया था ऐबाज खान ने, और बलबन के टाइम पर तुगरिल ने। आपको याद होगा, तुगरिल की कहानी सुनाई थी मैंने। और गुजरात भी जो है कुछ ही टाइम में जो है हर एक राजा गवाही देता था। इसको ख़त्म किया है मनसबदारी सिस्टम। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर के बाद में साउथ इंडिया में बहमनी साम्राज्य बनता है, विजयनगर साम्राज्य बनता है, याद होगा। वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो अकबर ने कोई ऐसी युक्ति सोची, बोले इसका परमानेंट सेटलमेंट कर दो बिल्कुल, जिससे कि ये समस्या ही खत्म हो। बहुत गजब सोचा इसने, बहुत गहरा सोचा। मनसबदारी सिस्टम बहुत पावरफुल चीज़ है, मैं बता देता हूँ। तो मनसब बेसिकली क्या है? मनसब है एक पोस्ट। क्या है? एक पोस्ट है। और लिख लीजिएगा कि मनसबदार वाज अ सिविलियन कम मिलिट्री ऑफिसर एट द सेम टाइम। मनसबदारी को समझने के लिए लिख दो जी कि मनसबदार वाज अ सिविलियन कम CUM कम मिलिट्री ऑफिसर एट द सेम टाइम। बहुत शानदार। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए टेक्निकलिटी। अगर दिल्ली सल्तनत का कोई राजा बंगाल को जीतता है, ठीक है, तो जब वो बंगाल को जीतता है तो उसके पास में सिर्फ मिलिट्री राइट्स हैं उसके। कौन से? सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो हैं वो लोकल बंगाल के लोगों के पास ही। हमेशा से अब तक ये होता है। सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स किंग के पास नहीं होते थे, बल्कि लोकल लोगों के पास में होते थे। पहले सिर्फ मिलिट्री एक्सपीडिशन होता था, और जैसे ही सेंट्रल पावर कमजोर होती थी, मिलिट्री एक्सपीडिशन कमजोर पड़ जाता था, और वैसे ही वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अपने आप को राजा बना देते थे। इसलिए ऐसा होता था।
समझ आई ये बात? यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए जरा सा भी। क्लियर कट समझ में आ गया? पहले क्या था, अब क्या हुआ, इसने मनसब बनाया, बोले इस समस्या को दूर करो, बोले मनसब नियुक्त करो आपने। अब मनसब में क्या किया कि मिलिट्री कम सिविल राइट दिए। मिलिट्री के साथ साथ में सिविल राइट भी किसके अंडर में आएंगे? सेंट्रल पावर के, अकबर के अंदर। अब मिलिट्री के साथ साथ क्या आएंगे? के अंडर में ही आएगा, उसके नीचे ही आएगा। तो वो जो है स्टार्ट हो जाता है। अब मनसब और जो वो होते हैं, तो मनसब के अंदर दो पर्टिकुलर नाम आप सुनोगे, जात और सवार। क्या? जात और सवार। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जात किसे कहते हैं और सवार किसे कहते हैं। देखिए, जात होती है रैंक। क्या होती है? रैंक। और सवार होता है, सवार जो हॉर्स का सवार होता है, हॉर्स राइडर। जात और सवार। तो मनसब को इस तरह से बांट दिया उसने, 3 कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरी थी कि भाई आप इस वाले आपका मनसब कितना, 1000 जात और 1000 सवार के मनसब हैं हम। आप 500 सवार और जात के क्या हैं? मनसब हैं। और इस तरीके से जात और सवार को बांटा गया था। तो आप लिख लीजिएगा कि जात वाज द रैंक एंड सवार वाज द हॉर्स राइडर्स। जी जी जी। आगे जहांगीर में बताऊंगा, जिसमें जहांगीर इसमें तब्दीली करता है, 1 अस्पा और 2 अस्पा के नाम से जहांगीर करता है। जहांगीर 1 अस्पा और 2 अस्पा के टाइम पर मैं जात और सवार को क्या कर दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जिसके ज़्यादा जात, जिसके ज़्यादा सवार, वो ज़्यादा पावरफुल मनसब। समझ गए? ये हुआ मनसबदार। तो मनसबदारी सिस्टम एक पावरफुल सिस्टम रहा। अब थोड़ा एक्सपीडिशन की बात कर देते हैं, अकबर के एक्सपीडिशन। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जितने मनसबों को सैलरी मिलती थी, उतनी कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में किसी भी ब्यूरोक्रेट को वर्ल्ड में नहीं मिलती थी। भारत में अकबर के टाइम पर जितनी सैलरी अकबर ने दी है, पूरे वर्ल्ड में इतनी सैलरी किसी ने नहीं दी थी। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई थी कि 3,60,000 तक सैलरी थी एनुअल। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा पद्धति स्टार्ट की थी, याद होगा आपको। और दाग और चेहरा को फिर से शुरू किया अकबर ने। क्या है दाग और चेहरा? क्यों किया जाता था मैं बता देता हूँ। होता यह था कि जब मनसबदार सिस्टम स्टार्ट होगा, सिपाहियों को एडमिट करने के लिए घोड़ों का होना जरूरी था उनके पास में। और घोड़ा भी अच्छी क्वालिटी का जो है जरूरी है युद्ध जीतने के लिए। घोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी के लिए उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो मान लो एक बार आर्मी में कोई व्यक्ति आ गया तो उसने अपना घोड़ा बेच दिया और कोई कमज़ोर घोड़ा ले लिया। ऐसा करप्शन बहुत चलता था पहले। और ऐसा भी होता था कि कोई सिपाही है, अच्छे खासे से जो है
खाया पिया गवर्नमेंट का उसने, और फिर बाद में उसने अपने किसी छोटे किसान भाई को अपनी जगह जंग पे भेज दिया। ऐसा भी हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या रहेगी, स्ट्रेंथन रहेगी नहीं आर्मी में, घोड़े भी खराब और सिपाही भी खराब, तो रिजल्ट क्या आएगा, हारोगे तो है ही। इसलिए दाग और चेहरा पद्धति आई, बोले तुम्हारा चेहरा भी पहचाना जाएगा और तुम्हारे घोड़े पर एक गर्म लोहे से दाग भी लगाया जाएगा, निशान, मोहर। ये क्या कहलाई? जी हाँ जी। अकबर ने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, मनसब समझ में आ गया और डिटेल में हम बाद में बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हाथ लगा उसे मनसबदारों के रूप में। अकबर ने किले कौन कौन से बनाए, लिख लो। आर्किटेक्चर में एक तो आगरा का किला अकबर ने बनाया, फोर्ट ऑफ आगरा, अजमेर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट। ये 4 किले अकबर ने बनाए। आगरा का किला अकबर ने, सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया इन्होंने। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी। और बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा जो है गुजरात जीत के बाद में बनाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था गुजरात में, वो बता रहा हूं मैं अभी। आपको बता रहा था मैं कि अकबर के टाइम पर जो है पेटीकोट गवर्नमेंट के टाइम पर एक धायमा थी, उनका नाम था मेहमनगा। और मेहमनगा जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी थी पॉलिटिकल राइट्स में। अब मेहमनगा का एक बेटा था बहुत इम्पोर्टेंट, क्या नाम था उसका? विधवा थी मेहमनगा, उनके बेटे का नाम बताइए। आदम खां। आदम खां नहीं, आदम खां। आदम खां। अब आदम खां जो है वो बदतमीजी कर रहा था, वो बहुत बदतमीज होता है, महिलाओं को छेड़ दिया उसने। अब मेहमनगा जो है वो चाहती थी कि बस इसे माफ करता रहे अकबर, लेकिन बहुत हो गया, उसकी शिकायतें बहुत मिलने लगी। किसी को भी रथ पे उठा लेता था, बहुत बदतमीज, बिल्कुल एकदम पुरानी फिल्मों में जैसे करते थे गुलशन ग्रोवर वगैरह, शक्ति कपूर टाइप, वो हम बिल्कुल आदम खां था। एक दिन ऐसा ही हुआ, तो एक दासी भागी भागी चली आई, बोले उसने मुझे छेड़ दिया है। बोले अच्छा। और उस दिन मूड खराब था अकबर का, उसने सैनिकों को बुलाया, उसे पकड़ के लाओ। उसे पकड़ के लाया गया। बोले वो उधर 3 मंजिली पे पहुंचो और पहुंच के गिरा दो। आदम खां को गिरवा दिया, सैनिक आए भाई, गिरा दिया। बोले दोबारा उठाओ। बोले फिर से जाओ, फिर से भागो। ऐसे ही करते करते 4 बार उसे फिरवाया और फिर कहा कि ये शहंशाह का महल है, शहंशाह का किला है, और इस किले के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो मेरी जो किंगडम है, मेरा जो राज्य है, उसमें महिलाएं कैसे रह सकती। और मेहमनगा पेटीकोट गवर्नमेंट
अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। वाहे बेटे ये क्या कर दिया। और फिर उस टाइम पर वो उंगली दिखाता है, बोले धायमा। धायमा को भी समझ में आ जाता है कि अकबर हमारा बड़ा हो गया है। फिर वो कुछ नहीं कहता, वो ये कहता मक्का चले जाओ। ठीक है, धायमा को जो है मक्का भेज देता है, संन्यास ले लो, पेटीकोट गवर्नमेंट को ऐसे ही खत्म कर देता है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी एक्सपेडिशन है, कुछ एक्सपेडिशन है इसकी बहुत बढ़िया। गढ़कटका, जो जबलपुर मध्य प्रदेश का पुराना नाम था गढ़कटका, उसको जीतता ये मुगल सेनापति आसफ खान जीता। और यहाँ क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो युद्ध लड़ती है एक रानी लड़ती है, उसका नाम है रानी दुर्गावती। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है तो दुर्गावती का नाम आना जरूरी है। जी जी जी, दुर्गावती हार जाती हैं यहाँ पर आसफ खां से। और फिर बाद में 1572 में गुजरात अभियान करता है ये, याद रखना, गुजरात एक्सपेडिशन, बहुत शानदार एक्सपेडिशन है ये, लाजवाब एकदम। वो हुमायूं वाला सीन याद है तुमको, लश्करी वाला, क्या भैया छिन गया गुजरात। अब यहाँ पे भी गुजरात का कंसोलिडेट करके वापस आ रहा था अकबर, और गुजरात जो है अभी पहुंचा ही नहीं था मालवा। पीछे से जो एक घोड़ा उसका है वो छिन गया वो, और इस चीज का जो इम्पैक्ट था वो अकबर पे बड़ा बुरा पड़ता है। अकबर वहीं अपनी घोड़े की नाल दबाता है चलते हुए, और पूरी की पूरी सेना को वापस पलट लेता है। और आगरा से गुजरात तक 11 दिन में पूरा गुजरात दोबारा जीत लेता है। 11 डेज, 11 दिन में ये जीतने का जो इतना बड़ा साम्राज्य ये जीतता है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे तेज जीता जाने वाला, ये सबसे तेज आक्रमण है ये जो अकबर ने किया था। ये फर्क होता है हुमायूं और मुजफ्फर शाह जो राजा है उसका सर कलम कर देता है फुल टेस्ट। और फिर फाइनली वो दिन आता है जो सबसे डिस्प्यूटेड दिन भी है, मुद्दा भी है। 1576 मेवाड़ बहुत ज़रूरी था अकबर के लिए, और मेवाड़ में बैठे थे महाराणा प्रताप। अब ये बड़ी दिक्कत होती है जब दो टैलेंटेड लोग आमने सामने हो। खैर हमारे लिए तो दोनों करैक्टर ही हैं, मगर समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, किस नज़र से देखना है, कैसे देखना है। वो भी टिपिकल नहीं है, यूपीएससी की नज़र से देखना है, एस्पिरेंट की नज़र से देखना है, हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखना, वरना नहीं समझ पाओगे। राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, बदायूनी अच्छा आदमी नहीं था, लिखता है, इतिहास लिखा है इसने। बदायूनी के इतिहास की वजह से बड़ी दिक्कतें रहीं औरंगजेब की काल में भी और ये अकबर के काल में भी। बदायूनी थोड़ा कट्टर था, इसलिए बदायूनी का लिखा हुआ था इतिहास जो मिलेगा तुम्हें उसमें थोड़ी सी कट्टरता दिखाई देगी। अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, ये लोग बहुत लिबरल थे। फैजी, मिर्ज़ा, वो
शेख मुबारक, ये सब लिबरल लोग थे। तो राजा मानसिंह आसफ खान और अब्दुल रहीम खान खाना बदायूनी जो है वो एक हिस्टोरियन है, वो लेखक है। मैं बताऊं आपसे, उसे पूरे के पूरे युद्ध का वर्णन करना है कि फलां आदमी ने, ये प्रभास है, इनने एक भाला मारा फेंक के और फिर यहाँ पर लेक्चर दिया था कि क्या है मृत्यु, ठीक है, ये लिख रहा है। बदायूनी हिस्ट्री लिखता है हल्दी घाटी की। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है ये हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हिंदू मुसलमान का युद्ध है, हिंदुस्तान को हल्दी घाटी बना देंगे। राजपूताना बनाना है तो हल्दी घाटी करना पड़ेगा, जय करनी सेना, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना है तो बता रहा हूं। तो हल्दी घाटी की लड़ाई मेवाड़ की लड़ाई है ये। मेवाड़ स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुजरात हमें चाहिए, कुबेर की खान है, और गुजरात का रास्ता कहाँ से जाता है? मेवाड़ से। और बीच में बार बार मेवाड़ अटका हुआ, और मेवाड़ में आ गया महाराणा प्रताप जैसा राजा, जो झुकने को क्या नहीं तैयार, बिल्कुल भी तैयार नहीं। महाराणा प्रताप की बड़ी शानदार बात यह थी कि उन्होंने ट्राइबल्स की आर्मी बनाई, ट्राइबल्स के बीच में जाते थे ये बड़े शानदार व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के जो है व्यक्ति, लंबा चौड़ा आदमी, 60 किलो की तलवार जिसकी हो, 60 kg। वो सीन याद है आपको आसफ खां वाला, बताया था मैंने, ठीक है, जब तलवार उसने बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई तो खुद तो काटा ही काटा उसको, पूरा घोड़ा कट गया। क्या फैक्ट था, बता ही नहीं लगा। ओ 7 फीट कुछ इंच के थे महाराणा प्रताप, 7 फीट, बिल्कुल एकदम राजपूत, बहुत बहुत ज्यादा वॉरियर, और वॉरियर थे, मेवाड़ जैसी जगह से बिलोंग करते थे। तो जो जंगल था आसपास का, भरतपुर टाइप का, वहां गए ट्राइब्स को इकट्ठा करने। ट्राइब में एक बड़ी शानदार बात होती है। पहली बात तो एक बात बता देता हूं कि ट्राइबलिज्म दुनिया का सबसे खतरनाक इज्म है, ठीक है। अगर उन ट्राइब के किसी भी कैंडिडेट को यह पता चल जाए कि तुम इस ट्राइब के खतरनाक या इसके खिलाफ कुछ करने जा रहे हो, तो सारी ट्राइब एक हो जाएगी। जनजातीय लोग जो होते हैं खूंखार होते हैं और साहसी होते हैं, और गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जन्म ही यहां से हुआ। महाराणा प्रताप को सिखाया और महाराणा प्रताप ने उन्हें सिखाया। तो महाराणा प्रताप को सब रोकते थे, ऐसा किसी राजा ने नहीं किया। वो गए और जनजातीय लोगों की जो लैंग्वेज थी उसकी खुद की, उनकी उस लैंग्वेज में जाकर उनसे बातें करने लगे, उनके बच्चों के साथ खेलने लगे जंगल में बैठकर, और फिर धीरे धीरे लोग बाग उन्हें सुनने लगे और उन्हें वो जो है युद्ध की कलाएं सिखाने लगे, टेक्निक्स। और इस तरह से महाराणा प्रताप ने ट्राइबल की एक अपनी क्या बना दी, फौज खड़ी कर दी। और ट्राइबलिज्म तो बिना हथियार के लड़े, बिना उसका फाड़ दे सीना हाथों से, उसे किसी वेपन वगैरह की जरूरत नहीं, जोश और जुनून ही उतना ज्यादा होता है उनके अंदर, समझ रहे हो। तो महाराणा प्रताप ने ये जर्नी स्टार्ट की और मेवाड़ को कंसोलिडेट कर दिया बढ़िया से। अब मेवाड़ से डील करने को तैयार नहीं, अकबर से डील करने को तैयार नहीं। अकबर को बड़ा दुख होता था, बोले यार मैं राजपूतों से लड़ना नहीं चाहता। बहुत ज्यादा कन्विंस किया अकबर ने महाराणा प्रताप को, तो भाई साहब ये लोगों कर लो, नो अलायंस, नो मीटिंग, मेवाड़ हमारा है, अपना रास्ता नाप लें।
अकबर राजी, वो मैं महाराणा प्रताप राजी ही नहीं, महाराणा प्रताप का ट्राइबलिज्म से अटैचमेंट था, एनिमल से बहुत ज़्यादा था। उनका जो घोड़ा है चेतक, उसकी जो छलांग है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चेतक के पैर में चोट लग गई थी हल्दी घाटी से, जब वो भाग रहे थे, जख्मी थे, तो चेतक ने जो है एक ऐसी लॉयल्टी दिखाई जो किसी भी जानवर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। एक नदी को क्रॉस करना होता है, एक चट्टान से दूसरी चट्टान, जिसकी वजह से चेतक अमर हो गया। सिर्फ वो एक छलांग सी, वो असंभव सी छलांग थी, कई मीटर की थी, मैंने शायद लिखवाया भी होगा आपको, पुरानी कई मीटर की छलांग थी वो, 18-20 मीटर की छलांग थी वो, मतलब यहाँ से इस पूरे रूम को क्रॉस करने जैसा। तो वो एक अटैचमेंट था। एक हाथी था, हाथी एलिफेंट जो होता है, महाराणा प्रताप के बहुत ज़्यादा अटैच था। मैंने आपको उसकी स्टोरी भी सुनाई और आगे भी सुनाऊंगा। महाराणा प्रताप को जंगली जानवरों से एक अलग सा कनेक्शन बन जाता था अपने आप ही, और वो सीन तो गजब ही है। किसी को याद है वो कविता कि भर भर चौकड़ी बना देश का, निराला था चेतक। बड़ी शानदार कविता है वो चेतक के ऊपर, क्योंकि एनिमल राइट्स बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और उस वजह से जो है चेतक का जिक्र होना बड़ा जरूरी है। तो चेतक को, ट्राइबलिज्म को, एनिमलिज्म को, इन सबको बड़ा प्रोवोकेशन दिया महाराणा प्रताप ने। बहुत साहसी एक तरीके से राजपूत रहे, और हल्दी घाटी के युद्ध में कहानी बड़ी ऐसी, ट्राइबल लोग लड़े थे उनकी तरफ से हल्दी घाटी में, और यहाँ से वेल एस्टैब्लिश सेना, बहुत बड़ी सेना, और मुगलों की, और बहुत एक से एक बेहतरीन लेजेंडरी एरिस्टोक्रेट। बोले ये तुगलमा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये भागे भागे फिरेंगे। हल्दी घाटी में सिर्फ जोश, जनून और जज्बा किसकी तरफ से? महाराणा प्रताप की तरफ से। और बदायूनी लिखा, बिल्कुल बैठाया ऊपर बदायूनी को, यहाँ से लिखना बिल्कुल बेहतरीन, एक एक चीज़ लिखनी। हल्दी घाटी का युद्ध होने जा रहा है, बदायूनी लिख रहा है बिना इमोशंस के। बोले ये 5 मारे इन्होंने, ठीक, यहाँ से तीर चलाया था बदायूनी। बड़ा शानदार इतिहास है हल्दी घाटी का। एक अफगान सेनापति थे हाकिम सासूर, जो मारे गए थे। हल्दी घाटी जो है बनास नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सी जगह है, बनास नदी। जो आंखों देखा हाल बदायूनी ने लिखा है, उस किताब का नाम लिखिए मंतजब उल तवारिज। मंतजब उल तवारिज, ये बदायूनी की किताब है। अब ये किताब की एक प्रमुख विशेषता यह है कि मंतजब उल तवारिज जो किताब है, इस किताब में ही मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। वो इसी किताब में लिखा था इसने, बदायूनी। और हल्दी घाटी मुगल सेना के हाथ में तो आ गया, लेकिन हार के भी इस युद्ध को, जीत कर भी इस युद्ध को हार जैसी फीलिंग का सामना करना पड़ा अकबर को। अकबर लिखता भी है इस चीज़ के बारे में, बताता भी है कि ये जो जीत है, ये एक ऐसी जीत है जिसमें मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हल्दी घाटी कंप्लीट होता है। लिखी हुई है, बोलना जरा एक बार, 2 लाइनें बोलो शुरू की, 4 लाइनें। रणबीर चौकरी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर आसमान का घोड़ा था। हाँ, अभी जो कोड़े से नहीं मारते थे वो उसे, और बड़ा ही शानदार तरीके से जो है उन्होंने तैयार किया था उसे। और जब लास्ट टाइम चल रहा था और सेना पीछे से भाग रही थी उसके,
महाराणा प्रताप के, तो वो उस पॉइंट पर अगर नदी आ जाती है और वहाँ जाकर जो है रुक जाता है वो घोड़ा, और फिर वो जो है अपने आप को सरेंडर करने ही वाले होते हैं, लेकिन घोड़ा अपनी खूंखार बढ़ता है और फिर पीछे से रनअप लेकर फिर लंबी छलांग लगाता है। वो छलांग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसकी वजह से महाराणा प्रताप की जान बच जाती है, और किसी भी एनिमल का इतनी लॉयल्टी बड़ी मुश्किल से मिलेगी जिसमें, और इसमें टांग टूट जाती है, क्या नाम है इसकी, चेतक की, फिर वो बीमार पड़ के मर जाता है। तो उससे पहले ना नदी तक पहुंचने से पहले उसे तीरों से घेर लेते हैं भालों से। तो जब वो छलांग मारता है ना तो उसके पैर जख्मी होता है, लेकिन उसके बाद वो छलांग मारता है नदी के पार। ठीक है, तो ये बहुत मतलब एक ऐसा इंसिडेंट है जो वाकई सच में ऐतिहासिक इंसिडेंट लगता है। ये 2 इंसिडेंट महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के होते हैं जो बयां करते हैं कि राजपूताना कंसोलिडेशन कितना तगड़ा था उनका अपना इस चीज़ का। इसलिए ये दोनों ही जो कैंडिडेट हैं, अब मैं आपको बताऊं नज़र कैसी है कि हमें महाराणा प्रताप का बड़ा सम्मान भी करना है, और अकबर तो महान है ही, इसमें वर्सेस नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं वो करेंगे वर्सेस इसमें। हमारे लिए तो दोनों करैक्टर हैं, दोनों के अंदर दोनों ही लीजेंड हैं अपने आप में। ठीक है, महाराणा प्रताप की लाइफ छोटी है, थोड़ी एरिया छोटा है, ठीक है, थिंक टैंक उतना नहीं है, लेकिन सम्मान के पात्र हैं, महान हैं। और अकबर का तो कोई कहना नहीं, अकबर की तो पूरी कहानी ही है। ठीक है, उस तरह से हमें देखना है। उज़्बेकों का फिर एक्सपीडिशन करता है अकबर, और उज़्बेकों से लड़ने के बाद में तमाम विजय करता है अकबर, पूरा एकदम विस्तार करता है, और सबसे लास्ट किला जो जीतता है वो असीरगढ़ का किला जीतता है अकबर। असीरगढ़ का किला 1601 ईस्वी अंतिम विस्तार था ये। तो अकबर असीरगढ़ का किला, असीरगढ़। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अकबर, और अकबर की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताया मैंने। तो मैं आपको एक तरीके से रिमाइंड करा देता हूँ कि अकबर ने किया है, क्यों वो महान है। उसका रीज़न है कि अकबर ने एक तो गंगा यमुना जो कल्चर है उसको सम्मान दिया, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई, बहुत शांति, मतलब एक तरीके से कंसोलिडेट कर दिया इंडिया को। बहुत लंबा टाइम रहा इसका, 1556 से लेकर 1605 तक। अब लगा कि हाँ हिंदुस्तान कोई जगह है, और वहाँ कोई अकबर नाम का राजा रहता है, और पूरी एक पीढ़ी ने जो है, बल्कि एक कहाँ 3 पीढ़ियों ने उसका मजा लिया होगा। 50-60 साल बहुत होते हैं रूल करने के लिए। दूसरा कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, समृद्धि आई, मनसबदारी व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये आईने देसाला, इन्होंने इकोनॉमी को बहुत आगे पहुंचा दिया। और सोशल स्टेबिलिटी, दीन इलाही, सुलह कुल, सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक ताना बाना खत्म कर दिया। देखो सामाजिक रिवोल्यूशन छोटा मोटा काम नहीं होता, बस की बात नहीं है सबके समाज को बदलना। और चौथी, यह शायद 5वीं जो कंट्रीब्यूशन रही, वो रही कल्चरल स्ट्रेंथन, बुलंद किया भारत का कल्चर। हिंदुस्तान का जो कल्चर है उस कल्चर को बनाने में एक अहम रोल प्ले किया अकबर ने, हिंदुस्तानी कल्चर, जिसे हम इंडियन कल्चर के नाम से जानते हैं। इसलिए दोस्तों अकबर महान था और बहुत ही शानदार शासक। अकबर की कहानी भारत के हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को जो है सुनानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अकबर बहुत सारी समस्याओं का हल हमें बताता है। इस तरह से अकबर कंप्लीट होता है।